नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे। उसमें कल अपन ने संरचनात्मक प्रवृत्तियां पढ़ी थी, जिसमें जीडीपी, जीएसवीए और एसएनडीपी और मूल्यह्रास और पीसीआई, इन डाटास की स्टडी की थी। अब आज एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में क्लास नंबर 2 में, जिसमें टॉपिक है अपना आज का राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी। तो इसमें क्या होगा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा साप्ताहिक आधार पर वस्तुओं के थोक एवं खुदरा भावों को 1957 से राज्य के चयनित केंद्रों से नियमित संग्रहण किया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है। 1957 से मूल्य सांख्यिकी हेतु दो सूचकांक प्रयुक्त किए जाते हैं। एक तो किया जाता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, और दूसरा सूचकांक प्रयुक्त किया जाता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब WPI की यदि बात करें तो WPI का आधार वर्ष कब का है? 1999 से 2000। इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछता है। राजस्थान सरकार द्वारा मासिक आंकड़े जारी होते हैं, साप्ताहिक होते हैं या मासिक, तो मासिक आंकड़े जारी होते हैं। और इसमें कितनी 154 वस्तुएं शामिल है। कुल 154 वस्तुओं में से पहली है प्राथमिक वस्तु, जिसमें कृषि और खनिज है। दूसरा विनिर्मित उत्पाद, और तीसरे नंबर पर ईंधन, शक्ति, प्रकाश, उपसैनिक वर्ग। इसमें प्राथमिक वस्तुओं में कुल वस्तुएं शामिल है 75, विनिर्मित उत्पाद में शामिल है 69 69, और ईंधन, शक्ति, प्रकाश, उपसैनिक वर्ग में है 10। इन सबको ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगी 154 वस्तुएं। अब यदि इनका परसेंट भारांश की बात की जाए तो प्राथमिक वस्तुओं का भारांश है 33.894%। विनिर्मित उत्पाद का भारांश है 49.853%। ईंधन, शक्ति, प्रकाश, उपसैनिक वर्ग का भारांश है 16.253%। 23-24 में ये था 420.67 से 2024 में कितना हो गया 438.15, जो कि 4.16% की वृद्धि दर दर्शाता है। और ये 303.29 से बढ़कर कितना हो गया 307.73, जो कि 1.46% की वृद्धि दर्शाता है। और ये 579.11 से बढ़कर कितना हो गया 570.72%, जो कि 1.45% की कमी को दर्शाता है। फिर इसमें यदि इनका टोटल योगदान की बात करें, योग करें, तो ये आ जाएगा 387.90 से बढ़कर 394.68, जो कि 1.75% की क्या हुई, इसमें वृद्धि हुई। ठीक है। इसके बाद है 11-12 के आधार वर्ष पर आधारित अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक। 2023 में कितना था 151.3, जो 2024 में 153.9 हो गया, 1.72% की वृद्धि हुई। अब इसमें आर्थिक समीक्षा में दे रखा है एक पॉइंट, खाद्य मुद्रास्फीति थोक मूल्य खाद्य सूचकांक। इसका भार कितना है 30.163, और इसमें शामिल कौन कौन सी है, प्राथमिक वस्तु समूह से खाद्य सामग्री और विनिर्मित उत्पाद समूह से भी खाद्य उत्पादन। ये 2023 में कितना था 403.92 से बढ़कर कितना हो गया 2024 में 421.67, जो कि 4.39% की वृद्धि दर दर्शाता। फिर आते हैं CPI। CPI भी मासिक आंकड़े जारी किए जाते हैं। WPI भी मासिक और CPI भी मासिक, और नीति निर्माण में इसका उपयोग होता है। इस सूचकांक पर सरकार अधिक महत्व देती है, और इसकी 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां? 4। CPI IW, CPI AL, CPI RL, CPI RUC। IW मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, AL मतलब एग्रीकल्चर लेबर, RL मतलब रूरल लेबर, RUC रूरल, अर्बन और कंपोजिट। इन तीनों डाटा को तो श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा जारी और तैयार किया जाता है, और इस लास्ट वाले डाटा को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस नई दिल्ली द्वारा जारी और तैयार किया जाता है। इसके बाद आती है, इनको चारों को अलग अलग पढ़ लेते हैं। तो CPI IW की बात करें तो इसका आधार वर्ष कब का है 2016, और इसका लक्षित समूह, मतलब इसमें कौन कौन से समूह आते हैं, इसमें से एग्जाम में पूछ ले तो कारखाना, खनन, वृक्षारोपण, मोटर परिवहन, बंदरगाह, रेलवे, विद्युत, इसमें उत्पादन और वितरण में नियोजित श्रमिक, ये सारे इंडस्ट्रियल वर्कर में आएंगे। यह सूचकांक सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के निर्धारण में प्रयुक्त होता है।
तो महंगाई भत्ते निर्धारण में कौन सा सूचकांक प्रयोग होता है? CPI-IW। और इनके आंकड़े देश भर में चुनिंदा 88 औद्योगिक शहरों से संकलित किए जाते हैं। उसमें से 88 पूरे भारत में है, उसमें से 3 राजस्थान से हैं। उसमें 3 राजस्थान में कौन कौन से हैं? अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। पहले अलवर के स्थान पर कौन था? अजमेर। लेकिन पहले आधार वर्ष था 2001। अब आधार वर्ष कितना है? 2016। अब आधार वर्ष कितना है? 2016। तो पहले जब आधार वर्ष 2001 था तब अजमेर शामिल था, और सितंबर 2020 से आधार वर्ष क्या कर दिया गया था? 2016। तब अजमेर के स्थान पर अलवर को शामिल किया गया। फिर सूचकांक में परिवर्तन की यदि बात करें तो अलवर जो है, अलवर में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ? 4.47%। और भीलवाड़ा में 1.06%, जयपुर में 0.79% ये परिवर्तन हुआ। और भारत के परिवर्तन की ओवरऑल बात करें तो 3.67%। ये डाटा याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, ये परसेंट याद रख लेना। फिर CPI-AL की बात करें तो एग्रीकल्चर लेबर, इसका आधार वर्ष कब का है? 1986-87। खाद्य समूह व सामान्य सूचकांक, खाद्य समूह में तो 1328 से बढ़कर कितना हो गया था? 1402। और सामान्य सूचकांक 1319 से बढ़कर कितना हो गया? 1383। और यदि कृषि वर्ष की बात करें तो 1 जुलाई से 30 जून के बीच में होता है। वित्त वर्ष अलग होता है और कृषि वर्ष 1 जुलाई से शुरू होता है 30 जून तक। अब CPI RU&C, तो आधार वर्ष इसका कौन सा है? 2012। ये NSO एंड सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और जनवरी 2015 से जारी हो रहा है। ये कब से हो रहा? जनवरी 2015 से। ये डाटा याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, इनको केवल शास्त्रीय दृष्टि से एक बार देख लेना, क्योंकि एग्जामिनर कहीं टप के मूड में आ गया तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर एक टॉपिक की ओवरऑल बात करें, एक राजकोषीय प्रबंधन की बात करें तो राजकोषीय प्रबंधन को इसी में ऐड करके पढ़ लेते हैं फिर, क्योंकि बाद में फिर बड़े बड़े टॉपिक रहेंगे जैसे कृषि, उद्योग, सेवा और योजनाएं, तो उनको फिर बड़ी बड़ी पढ़ लेंगे अपन। तो सबसे पहले राजकोषीय प्रबंधन की बात करें तो इसमें एक एक्ट है, FRBM एक्ट है, वो 2005 का है। ये एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। यदि अब अपने को ये सिंपल इंट्रोडक्शन है, इसको थोड़ा सा याद नहीं करें, लेकिन बार बार थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, एक बार रीड आउट कर लेना, जिससे थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। बजट घाटा निकालने के लिए क्या होता है? कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां निकालते हैं। और बजट घाटे में कौन 3 प्रकार का होता है? राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। यदि राजस्व घाटा निकालना हो तो राजस्व व्यय में से किसको माइनस करेंगे? राजस्व प्राप्तियां। राजकोषीय घाटा में कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को बाकी निकालेंगे, लेकिन उधार को छोड़कर, ये आगे समझ में आ जाएगा। प्राथमिक घाटा कैसे निकालोगे? राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को माइनस कर दोगे। तो राजस्व घाटा जो था वो 23-24 के संशोधित अनुमान में कितना था? 30,072 करोड़ के स्थान पर कितना होगा? 38,985 करोड़ रहा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। और राजकोषीय घाटा यदि बात करें तो 23-24 के संशोधित अनुमानों में 65,082 करोड़ के स्थान पर 65,580 करोड़ रहा, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। और राजकोषीय घाटे का GDP से अनुपात कितना है? 4.31%, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है ये भी। जिसमें अतिरिक्त उधारी सीमा कितनी है? 0.50% और विद्युत क्षेत्र 0.56%, ठीक है। इसको कोई बात नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इधर आते हैं, राजस्व घाटे का GDP से अनुपात कितना है? 2.56% रहा, वेरी इंपॉर्टेंट राजस्व घाटे का। और राजस्व प्राप्तियों में कौन कौन सा आता है? ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। राजस्व प्राप्तियों के क्या सोर्स हैं? तो संयोग का कर राजस्व, केंद्रीय करों में हिस्सा, केंद्रीय सहायता, कर भिन्न राजस्व। राजस्व व्यय कितना था? 2.42 लाख करोड़। और राजस्व घाटा कितना हो गया? तो ये बाकी निकाल देंगे, इसमें से इसको बाकी निकाला, क्योंकि राजस्व घाटे का अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, ये रहा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व व्यय तो ये रहा और राजस्व प्राप्तियां ये रही, तो इसमें से इसको बाकी निकालेंगे 2.42 में से 2.03 को। ये पूरा एग्जैक्ट डाटा है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख रखा है याद करने के हिसाब से। तो ये कुल आ जाएगा 24, ये कुल, इसमें से इसको बाकी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 38,955 करोड़। ऐसे ही कुल व्यय इतना है और कुल प्राप्तियां ये है। इसमें से यदि राजकोषीय घाटा निकालना है तो बाकी निकाल देंगे इस कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को, तो ये बाकी निकाला तो ये कितना है? 65,580 करोड़। ये समझने के लिए दिया हुआ, बाकी एक 3 डाटा याद रख लेना, राजस्व घाटा कितना हुआ, राजकोषीय घाटा कितना हुआ और उसका उनके साथ परसेंट कितना हुआ वो, और ब्याज भुगतान इतने रुपए का किया गया, ये करोड़ में है।
तो प्राथमिक घाटा निकालना है तो ब्याज भुगतान को माइनस कर दोगे तो ये इतना करोड़ प्राथमिक घाटा आ गया। तो राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और उनका जीडीपी के 7% जो अपने सर्वे में दे रखा उसको याद कर लेना। और प्राप्तियों की यदि प्रवृत्ति की बात करें तो राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष से 4.25% वृद्धि। स्वयं का कर राजस्व है उसमें कितनी वृद्धि हुई? 7.42% की वृद्धि। जीएसटी में कितनी वृद्धि हुई? 12.50% की वृद्धि। मुद्रांक पंजीयन में 12.12% की। विद्युत कर शुल्क में 11.16% की। वाहन कर में 9.39%। बिक्री कर में 3.28%। ये तो इनकी परसेंट वृद्धि हुई। फिर आते हैं व्यय की प्रवृत्ति। कुल व्यय को का भार वहन करने में राजस्व प्राप्तियों का योगदान कितना रहा? 75.29%। शेष पूंजीगत प्राप्तियों व ऋण से पूरित। और फिर 23-24 में योजना पर व्यय राशि कितनी हुई? योजना जो है उस पर व्यय राशि कितनी की गई थी? 1,56,867 करोड़ रुपए जो योजनाएं चलाती सरकार उस पर इतना पैसा खर्च किया गया था। और वेतन मजदूरी पर व्यय कुल राजस्व व्यय का कितना था? वेतन मजदूरी पर 36.15% का था। और ये डाटा केवल ऐसे ही सरसरी दृष्टि से देख लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इनमें क्या है, इसमें केवल ये जो पूरा पेज है इसमें से एक चीज़ याद रखनी है, राजकोषीय देनदारियाँ है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 13.07% की वृद्धि हुई। ये डाटा याद कर लेना, बाकी ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार रीड आउट कर लेना, केवल केवल रीड आउट करना है, जिससे कि कहीं एग्जामिनर पूछ ले तो काम आ जाएगा। और ऐसे ही ये थोड़ा रीड आउट करने के लिए रख लेना, बाकी वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें अपने जैसे थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखना, जैसे बैंकिंग है तो बैंकिंग में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं? 51% के आसपास है। और निजी क्षेत्र के 23.29% के आसपास। इतना सा ध्यान रख लेना इसमें। और जमा राशि में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 11.36% की वृद्धि हुई है। और कितने व्यक्तियों पर एक बैंक है? 9,660 व्यक्तियों पर एक बैंक है। और कितनी दूरी पर है? 40.12 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर एक बैंक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, स्टैंड अप इंडिया योजना, जो कि SC, ST और महिला उद्यमी को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई थी। इसका उद्देश्य था कि संस्थागत ऋण सेवा से वंचित आबादी तक 10 लाख से 1 करोड़ तक की ऋण सुविधा प्रदान करना। और 7 वर्ष की अवधि में लौटाना होगा। कितने वर्ष? 7 वर्ष। और गैर कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जाता है। और 2,675 लाभार्थी थे, उनको 587.16 करोड़ रुपए का ऋण दे दिया जा चुका। और एक वेरी इंपॉर्टेंट योजना है अगली, अटल पेंशन योजना APY। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। इसकी पात्रता है 18 से 40 वर्ष। और पंजीकृत लाभार्थी को 60 वर्ष पूर्ण करने पर न्यूनतम 1,000 प्रति माह और अधिकतम 5,000 प्रति माह तक की गारंटी शुदा पेंशन दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। आयु 60 वर्ष है, पूर्ण होने के बाद दी जाएगी। 18 से 40 वर्ष इसकी पात्रता है। और 1,000 रुपये प्रति माह या फिर 5,000 अधिकतम। और दिसंबर 2024 तक कितने लाख व्यक्ति नामांकित हो गए? इसमें 36.92 लाख व्यक्ति नामांकित हो गए। ये डाटा तो जब एग्जामिनर कठिन पर जाएगा पेपर के लेवल को तब देगा वो एग्जामिनर। और DBT योजना वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में DBT सलाहकार बोर्ड का गठन कब किया गया था? 5 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है। डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर। 2029 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करना ये लक्ष्य है। वेरी इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2029 तक। और फिर अमृत कालखंड विकसित राजस्थान @ 2047 के तहत 5 वर्षीय कार्य योजना के रूप में समावेशी विकास के 10 संकल्प हैं। इसको केवल एक बार रीड आउट कर लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। फिर इसके बाद अपना अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कृषि, जो पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कृषि। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कृषि। फिर कृषि के बाद उद्योग, उद्योग के बाद सेवा और सेवा के बाद योजनाएं, वो सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो अधिकतम अपनी क्लास मान लो इसमें 10 से 12 क्लास। तो ये सेकंड क्लास तो आज चल रही है, फिर आगे की क्लास आगे डाली जाएगी। और थोड़ा चैनल को भी प्रमोट करने की कोशिश करना इसको, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले।